काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे बढ़ाओ कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा बढ़ाओ कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों रूपों में बांटते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर तुरंत देखें। क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, पदार्थ के उदाहरण क्या होते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ और वस्तु की परिभाषा कैसे दी जाती है, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देखें, क्योंकि जब तक आप पदार्थ नहीं समझेंगे, पदार्थों की विशेषताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आपको पदार्थों का वर्गीकरण नहीं समझ में आएगा। वस्तु की परिभाषा कैसे दी जाती है, हमारे परिवेश के पदार्थ कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पदार्थों के भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। रासायनिक वाला वर्गीकरण भी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए केवल हम इसमें ठोस, द्रव और गैस और उन तीनों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, उसके उदाहरण के बारे में बताएंगे। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, जिसका इंग्लिश होता है सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, जिसका इंग्लिश होता है लिक्विड। और तीसरा होता है गैस, जिसका इंग्लिश होता है गैस। तो इस वीडियो में हम लोग ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की परिभाषा के बारे में जानेंगे, उनके उदाहरण जानेंगे और साथ ही साथ इन तीनों के भौतिक गुण को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ठोस का परिभाषा क्या होता है, ठोस का डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन कैसे देंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। कैसे लिखेंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित हो, वह ठोस कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं, धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, अगर उनका द्रव्यमान और आयतन ये दोनों निश्चित हो। द्रव्यमान का अर्थ होता है वजन, जिसको हम लोग भार कहते हैं, जिसमें कुछ न कुछ वजन हो, कुछ न कुछ भार हो, कुछ न कुछ वेट हो, तो उसको द्रव्यमान कहेंगे। और आयतन का अर्थ होता है उसका जो आकृति है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, वो फिक्स होना चाहिए। तो द्रव्यमान और आयतन जब ये दोनों निश्चित होंगे, तो इस तरह के जितने भी पदार्थ होंगे उन सबको हम लोग ठोस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पुस्तक, कुर्सी, कलम, पंखा, ईंट इत्यादि। जैसे अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक, उसका आकार अगर चौकोर है मिस्र बतराहा में, तो उसको अमेरिका में भी ले जाकर पढ़ेंगे तो उसका आकार चौकोर ही होगा। और उसका वजन अगर 1 किलो है मिस्र बतराहा में, तो अमेरिका में भी उसका वजन कितना होगा? 1 किलो होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि पुस्तक का जो आकार है वो निश्चित होता है, इसका जो वजन है वो भी निश्चित होता है, इसलिए पुस्तक क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ हो जाएगा। अगर हम बात करें ईंट की, तो ईंट अगर अपने यहाँ मिस्र बतराहा में 2.5 किलो का है और इसका आकार चौकोर है, तो इसको जापान में भी लेकर जाएंगे तो उसका वजन 2.5 किलो ही होगा और उसका आकार चौकोर ही होगा। तो इसलिए ईंट भी क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ हो जाएगा। अगर हम बात करें कलम की, तो कलम अगर इस तरह का मिस्र बतराहा में दिख रहा है, तो इसको कहीं भी लेकर जाएंगे तो इसका आकार उतना ही रहेगा, इसका आकार वैसे ही रहेगा। और इसका वजन अगर 20 ग्राम है तो कहीं भी ले जाएंगे तो वजन 20 ग्राम ही होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कलम भी क्या है? ठोस पदार्थ है। तो पुस्तक, कुर्सी, कलम, पंखा, ईंट, इस तरह के जितने भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हो जाएंगी? ठोस पदार्थ हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि
जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है, इंग्लिश में सॉलिड कहलाता है। तो ठोस पदार्थ की परिभाषा आप बढ़िया से समझ गए, उसकी उदाहरण जो है वो भी बढ़िया से समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे ठोस की भौतिक विशेषताओं के बारे में। तो ठोस पदार्थों की जो भौतिक विशेषता होती है, भौतिक गुण होते हैं, वे कौन कौन से हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से पदार्थ की मुख्य विशेषताओं को हमने एक डायग्राम के माध्यम से पीछे वाले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया था, ठीक उसी प्रकार से ठोस के भौतिक विशेषताओं को भी हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम से फायदा यह है कि इससे जगह की बचत होती है, समय कम लगता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। इसको चाहे तो पॉइंट वाइज करके एक के बाद एक करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इस डायग्राम के माध्यम से कम समय में ज्यादा नॉलेज हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो आप चाहे तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, अध्ययन करने में आसानी हो। तो ठोस पदार्थों का भौतिक विशेषता बहुत सारा होता है, जिसमें से हम कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। 4-5 मुख्य विशेषता जो है उस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला विशेषता है आकृति और आयतन का निश्चित होना। ठोस पदार्थों के आकृति और आयतन ये दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। ये डिफिनेशन में भी आपको बताया गया कि जिस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसको हम लोग ठोस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ठोस पदार्थ को कहीं भी लेकर जाएंगे उसका जैसा बनावट है वैसे ही रहेगा, वो जितना जगह यहाँ छेकेगा कहीं भी ले जाएंगे तो उतना छेकेगा। ये ठोस पदार्थ का पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता है घनत्व का उच्च होना। घनत्व का अर्थ होता है कि पदार्थ के जो कण हैं वे कितना सघन है या विरल है। सघन का अर्थ होता है उनके कण बिल्कुल नजदीक होते हैं, बारीक होते हैं, तो उसको सघन कहा जाता है। और जब कण दूर दूर होंगे तो उसको विरल कहा जाता है। जैसे आप गांव में खेती करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम लोग बीज छिड़ते हैं खेतों में तो एक घन होता है और एक दूबर होता है। तो घन का अर्थ होता है बीज बिल्कुल नजदीक नजदीक, बीज का बिल्कुल नजदीक नजदीक होना, और विरल का मतलब, दूबर का मतलब बीज दूर दूर पे उगना। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, घनत्व का अर्थ होता है पदार्थों के कणों के बीच अगर खाली जगह कम रहेगा तो घनत्व ज्यादा रहेगा, अगर खाली जगह ज्यादा रहेगा तो घनत्व कम रहेगा। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व उच्च होता है। यहाँ उच्च का मतलब 10-20 फीट ऊंचाई मत समझ लीजिएगा। यहाँ उच्च का अर्थ होता है अधिक और निम्न का अर्थ होता है कम। तो यहाँ उच्च का अर्थ क्या होगा, अधिक। ठोस पदार्थों की जो घनत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ बहुत ही कठोर होते हैं, उनके अंदर रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है और वे काफी मजबूत होते हैं। तो इसलिए उनके जो कण होते हैं, उनके जो घनत्व होते हैं ये उच्च होते हैं, उनके जो कण हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं। अगला विशेषता है द्रवणांक और क्वथनांक का उच्च होना। जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनके द्रवणांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। द्रवणांक का अर्थ होता है जब कोई भी ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे द्रवणांक, और जब कोई भी द्रव पदार्थ उबल के अवाष्प बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक। जैसे अगर हम बात करें लोहा की, तो लोहा एक ठोस पदार्थ है। तो लोहा ठोस पदार्थ को पिघलाकर अगर द्रव बनाना हो तो काफी मात्रा में उसको उष्मा चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा चाहिए, तब जाके लोहा पिघल कर द्रव बनेगा। ठोस पदार्थ को बहुत देर तक गर्म करना पड़ेगा तब जाके वो पिघल कर द्रव बनेगा। तो द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसके, ठोस पदार्थों के। अगला विशेषता है कठोर और दृढ़ का होना। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। कठोर और दृढ़ का मतलब होता है कि वे काफी मजबूत होते हैं, उससे अगर किसी को मारेंगे तो चोट अधिक लगेगा। जैसे मान लीजिए ईंट चला के किसी को मार दे कपार फट जाएगा, लकड़ी के डंडा से अगर किसी को मार दे तो कपार फट जाएगा, लोहे के रॉड से मार दे तो कपार फट जाएगा। इसका मतलब कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं उस सब के सब कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं और कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, उनसे चोट ज्यादा लगता है। तो इसीलिए विशेषता क्या कह रहा है कि कठोर और दृढ़ का होना, मतलब जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। अगला विशेषता है बहाव की क्षमता का न होना। जैसे आप देखे होंगे कि अगर जमीन पर पानी को गिराएंगे, चाहे दूध को गिराएंगे, चाहे तेल को गिराएंगे, तो वो चारों तरफ फैल जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन
अगर किसी पुस्तक को जहां रख देंगे तो वहीं पे पड़ा रहेगा, अगर किसी ईंट को जहां रख देंगे वहीं पे पड़ा रहेगा। उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, बहने की क्षमता नहीं पाया जाता है, लेकिन द्रव में बहने की क्षमता पाई जाती है। तो विशेषता क्या कह रहा है कि बहाव की क्षमता का न होना, माने जितने भी ठोस पदार्थ है वो बहते नहीं है, लेकिन द्रव पदार्थ बहते हैं। तो आशा करता हूं कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको ठोस पदार्थों की भौतिक विशेषता बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ की जो दूसरी भौतिक अवस्था होती है द्रव, उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन कैसे देंगे, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। कैसे लिखेंगे, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित हो वह द्रव कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था है ठीक उसी प्रकार से द्रव भी क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो ठोस में क्या होता था कि उसकी आकार और आकृति ये दोनों निश्चित होते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आकृति अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा, उसका जो आकार है वो बदलते रहता है, उसकी जो आकृति है वो बदलते रहता है, लेकिन उसका जो आयतन है वो नहीं बदलता है। अगर बाजार से 1 लीटर दूध खरीद के लाएंगे तो 1 लीटर दूध रहेगा और जितना एरिया छेका हुआ है बर्तन में उतना एरिया छेकेगा, लेकिन जिस बर्तन में लेके आएंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। अगर बोतल में लेके आएंगे तो बोतल के जैसा हो जाएगा, उसको लोटा में रखेंगे तो लोटा के जैसा हो जाएगा, जग में रखेंगे तो जग के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका जो आकृति है वो बदलते रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है, अनिश्चित होता है, नॉन फिक्स होता है, लेकिन उसका जो आयतन है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो निश्चित होता है। जैसे अगर हम बात करें पानी की, तो पानी को जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन के आकार का हो जाएगा, लेकिन पानी जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। जितना जगह गिलास में छेक रहा है उतना जगह लोटा में भी छेकेगा, और जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये गिलास के आकार का हो गया है। दूसरा एग्जांपल है दूध, तो दूध को कटोरी में आप रखेंगे तो कटोरी के जैसा हो जाएगा, उसको गिलास में डालेंगे तो गिलास के जैसा हो जाएगा। उसका आकार बदलते रहता है, लेकिन उसका जो आयतन है, उसका जो जगह छेकने का गुण है वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो निश्चित रहेगा। अगला है तेल, तो तेल को जिस बोतल में रखेंगे उस बोतल के आकार का हो जाएगा। इसी तेल को कढ़ाई में डालेंगे तो कढ़ाई के आकार का हो जाएगा। इसी तेल को गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी द्रव होते हैं उन सब के आकृति अनिश्चित होते हैं, लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, पानी, दूध, तेल, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव पदार्थ हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो आकृति होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो द्रव का डिफिनीशन समझ गए, उसका एग्जाम्पल भी समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे द्रव पदार्थों की भौतिक गुण के बारे में। द्रव पदार्थों की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने एक डायग्राम के माध्यम से ठोस पदार्थों के भौतिक विशेषताओं को समझने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार से डायग्राम के माध्यम से द्रव पदार्थों के भौतिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम से समझने का फायदा ये होता है कि इसको कम जगह में आसानी से कम समय में समझ सकते हैं। इसको चाहे तो आप पॉइंट वाइज करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें द्रव की विशेषताओं के बारे में, तो द्रव का बहुत सारा विशेषता होता है, लेकिन उसमें से हम 4-5 मुख्य विशेषताओं पर नजर डालेंगे, जो इस डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द्रव की भौतिक विशेषता के बारे में, तो पहला विशेषता है आयतन निश्चित, आकृति अनिश्चित। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उन सब के आयतन निश्चित होते हैं और आकृति अनिश्चित होता है। ये आपको डिफिनीशन में भी मिला होगा। डिफिनीशन में भी आपको बताया गया कि जो जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होता है वह द्रव कहलाता है। तो मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा, आकार बदलते रहता है, इसलिए उसको अनिश्चित कहेंगे।
जो जगह छेकने वाला बात है ये निश्चित रहता है। चाहे किसी भी बर्तन में रखेंगे भले उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जितना रखेंगे उतना ही रहेगा और जितना जगह छेक रहा है उतना ही छेकेगा। दूसरा विशेषता है घनत्व का ठोस से कम होना। घनत्व की अगर हम बात करें तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन ठोस के अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। अभी आपको बताए थे कि घनत्व का अर्थ होता है कि जिस पदार्थ के कण जितना सघन होंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व कम होगा उसके कण विरल होंगे। तो द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस के अपेक्षा कम होता है। एक नोट में आप पॉइंट नोट कर लेंगे, जिस पदार्थ का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसके अंदर खाली जगह उतनी ही कम होगी, और जिस पदार्थ का घनत्व जितना कम रहेगा उसके अंदर खाली जगह उतना ही ज्यादा रहेगी। उदाहरण समझिए, जिस दिन बाजार में ज्यादा भीड़ रहता है उस दिन हम लोग साइकिल बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन जिस दिन बाजार में भीड़ कम रहता है उस दिन साइकिल को तेजी से चलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब बाजार में भीड़ ज्यादा होता है तो लोग बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, जगह उनके अंदर कम रहता है, और जब भीड़ नहीं होता है उस दिन बिल्कुल लोग दूर दूर पे रहते हैं, इसलिए साइकिल को हम तेजी से चला सकते हैं। तो घनत्व ज्यादा होता है किसका? ठोस का, लेकिन ठोस से कम किसका होता है? द्रव का। अगला विशेषता है द्रवणांक क्वथनांक का ठोस से कम होना। जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनके द्रवणांक और क्वथनांक ठोस के अपेक्षा क्या होते हैं? कम होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ठोस को गलाने के लिए ज्यादा उष्मा चाहिए, लेकिन द्रव को वाष्प बनाने के लिए कम उष्मा में ही काम चल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि पानी को वाष्प बनाना हो, पानी को क्वथनांक की क्रिया कराना हो, तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस अगर ताप मिल जाए तो पानी वाष्प बनना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें दूध की तो 120 डिग्री सेल्सियस ताप अगर दूध को मिल जाए तो वह दूध वाष्प बनना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ठोस के अपेक्षा द्रव का जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है वह कम होता है। अगला विशेषता है वाष्पन की क्षमता का होना। वाष्पन का अर्थ होता है कि जब कोई भी द्रव पदार्थ निश्चित ताप पाकर धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में जाने लगता है तो इस क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। तो जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनको जब उष्मा मिलेगा, एक निश्चित ताप मिलेगा, तो वाष्प बनकर धीरे धीरे ऊपर उड़ जाएंगे, आसमान की ओर चले जाएंगे। तो ये गुण किसमें होता है? द्रव में होता है। अगला विशेषता है बहाव का गुण पाया जाना। जैसे अभी आपको ठोस में क्या बताए थे कि ठोस पदार्थ बहते नहीं है, ठोस पदार्थ को जहां रखेंगे वहीं पे पड़े रह जाएंगे, लेकिन जितने भी द्रव पदार्थ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उनमें बहने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? द्रव पदार्थ में। जैसे पानी अगर जमीन पर गिराएंगे तो चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ बहना शुरू कर देगा। फर्श के ऊपर अगर दूध गिर जाता है तो देखे होंगे चारों तरफ फैल जाता है। तो इसका मतलब कि द्रव पदार्थ जो होते हैं उनमें बहाव का गुण पाया जाता है। तो ये द्रव पदार्थ के 5 मुख्य विशेषताओं को हमने आप तक इस डायग्राम के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से बढ़िया से द्रव पदार्थों के भौतिक गुण समझ में आए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी हो सके। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ के तीसरे भौतिक अवस्था गैस के बारे में। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो वह गैस कहलाता है। कैसे लिखेंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो वह गैस कहलाता है। गैस का डिफिनीशन कैसे देंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो। आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, दोनों जब अनिश्चित होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। जैसे वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी का अर्थ होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए यहाँ लिखा है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका हिंदी क्या होता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। जैसे इस तरह का सिलेंडर आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, इसके अंदर एलपीजी गैस भरा होता है और इसका उपयोग होता है खाना बनाने में। ये एक प्रकार का ईंधन होता है जो मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन
इन तीनों चीज से मिलकर बना होता है और इसमें एथिल मर्केप्टन नाम का एक रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। एथिल मर्केप्टन क्या कहते हैं उसको? एथिल मर्केप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। एथिल मर्केप्टन जो दुर्गंधित पदार्थ है वो सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है ताकि सिलेंडर कभी भी लीक करेगा, कभी भी उसमें से गैस का रिसाव होगा तो तुरंत नाकों में पता चल जाएगा। नाक में जब उसका सुगंध जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि गैस कहीं लीक कर रहा है और तुरंत जाकर उसको बंद किया जाएगा। अगर एथिल मर्केप्टन सिलेंडर के अंदर नहीं भरेंगे तो पूरा का पूरा गैस लीक करके निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रहा है। तो एथिल मर्केप्टन इसके अंदर भरा जाता है ताकि पता चल सके कि गैस का रिसाव हो रहा है। बैलून आप लोग देखे होंगे, बैलून गुब्बारा, बर्थडे पार्टी में गुब्बारा जो हवा भर के टांग दिया जाता है। तो जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं वो सब के सब उनका आकृति और आयतन ये दोनों अनिश्चित होते हैं। उसको किसी बर्तन में रखेंगे तो वहां रहेंगे नहीं, वो इधर उधर बिखर जाएंगे, इधर उधर उड़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा उसको किसी चीज के अंदर बंद करके रखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल में आप देखेंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है बड़ा बड़ा, या घर में रसोई के लिए LPG का सिलेंडर देखे होंगे, तो हमेशा उनको बंद करके रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें हवा की, तो हवा ऐसे वायुमंडल में तो घूम रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ के रखना होगा तो ऐसे खुले में नहीं रह सकते। उनको पकड़ के गिलास में रखेंगे तो गिलास में नहीं रहेंगे, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी में नहीं रहेंगे। उनको किसी बंद चीज के अंदर भरना पड़ेगा तब जाकर रहेंगे। जैसे गुब्बारा के अंदर अगर हम हवा भर दें तो उसमें आराम से रह सकते हैं, सिलेंडर के अंदर भर दें तो उसके अंदर आराम से रह सकते हैं। तो गैस का डिफिनीशन समझ गए, गैस का उदाहरण समझ गए। अब हम लोग समझेंगे गैस की मुख्य भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वैसे तो अगर हम बात करें गैस की मुख्य भौतिक विशेषताओं के बारे में तो बहुत सारा उसका विशेषता होता है, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य 4-5 विशेषताओं के बारे में हम लोग नजर डालेंगे जो इस डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहला विशेषता है आकृति और आयतन का अनिश्चित होना। जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उसके आकृति और उसके आयतन ये दोनों अनिश्चित होते हैं। ये आपको डिफिनीशन में भी पढ़ने को मिला होगा कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो वह गैस कहलाता है। तो जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उनकी आकृति भी अनिश्चित होती है और आयतन भी अनिश्चित होती है। इन सब विशेषताओं को आप चाहें तो पॉइंट वाइज करके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम के माध्यम से समझाने का मकसद ये रहता है कि आप कम समय में कम स्थान में आसानी से समझ सके। दूसरा विशेषता है घनत्व का निम्न होना। यहाँ घनत्व की बात हो रही है, तो घनत्व किससे निम्न होगा? निम्न का मतलब कम और उच्च का मतलब अधिक। तो यहाँ ठोस और द्रव की अपेक्षा बात हो रही है। ठोस और द्रव की अपेक्षा जो गैसीय पदार्थों का घनत्व होता है वो कम होता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों का जो घनत्व होता है वो कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का होता है, उससे कम होता है द्रव का और सबसे कम होता है गैस का। अगला विशेषता है द्रवणांक और क्वथनांक का कम होना। यहां भी किसकी बात हो रही है? ठोस और द्रव की अपेक्षा बात हो रही है। ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम द्रव का और सबसे कम गैस का। तो जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उन सब का द्रवणांक और क्वथनांक कम होता है। किसके अपेक्षा? ठोस और द्रव की अपेक्षा। अगला विशेषता है संघनन की क्षमता का होना। जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उनमें संघनन की क्षमता पाई जाती है। संघनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी गैसीय पदार्थों को ठंडा करने पर द्रव रूप में बदल जाए तो उसको संघनन कहते हैं। जैसे घर में जब खाना बनता है तो आप देखे होंगे कि पानी उबल कर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर उस वाष्प को अगर इकट्ठा करके ठंडा करेंगे तो फिर से पानी बन जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। तो जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? संघनन का गुण पाया जाता है, संघनन की क्षमता पाया जाता है। अगला विशेषता है प्रसारण और संकुचन की क्षमता का होना। प्रसारण और संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और फैलना। तो गैसीय पदार्थों को गर्म करके या ठंडा करके उसको फैलाया जा सकता है या सिकुड़ाया जा सकता है। ये गुण किसमें होता है? सभी गैसीय पदार्थों में होता है।
तो प्रेशर मतलब दाब बढ़ाकर या दाब को घटाकर उसके प्रसारण और संकुचन को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। जैसे आपको हृदय वाला चैप्टर में पढ़ाए थे कि हृदय में संकुचन और शिथिलन का गुण पाया जाता है। माने संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और शिथिलन का अर्थ होता है फैलना। तो इस तरह से जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उनको संकुचित और शिथिल दोनों किया जा सकता है, दाब को बढ़ाकर या घटाकर, उसे गर्म करके या ठंडा करके। तो ये 5 मुख्य विशेषता थे किसके, गैसीय पदार्थों के। आशा करता हूं कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये 5 विशेषताएं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठोस, द्रव और गैस की तीनों विशेषताएं आपको बढ़िया से डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।